All right, namaste to all of you and I welcome you in the series of the research methodology. लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था रिसर्च में वो था आपका जब हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं. एज यू कैन सी ये सारे जो स्टेप्स हैं हमें पढ़ना है रिसर्च में. हमने क्या क्या पढ़ लिया है, लेट्स हैव अ लुक. हमने डिसाइड कर लिया कि हमें एक टॉपिक कैसे फाइंड करना है, कैसे प्रॉब्लम डिसाइड करना है, कौन कौन से एरियाज होने चाहिए, उसको हम स्पेसिफिकली कैसे लाएं, कैसे अपने रिसर्च इंटरेस्ट को फाइंड करें, ये हमने सेपरेटली डिस्कस किया था. और फिर उसके बाद हम आए थे लिटरेचर रिव्यू, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें. और जब हम रिसर्च लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं तो रिसर्च में उसको कैसे लिखा जाता है ये हमने डिस्कशन कर लिया. ऑलराइट, तो ये दोनों टॉपिक हो गया था. और लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ आपको बताया था कि हाइपोथेसिस क्या होता है, व्हाट, और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कशन किया था. अब इसके डेप्थ में जाने से पहले यानी कि हाइपोथेसिस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे और उसमें हम एरर भी देखने को मिलता है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर. ये सारी चीज़ें अगर हम डेप्थ में जानना चाहते हैं तो इट विल बिकम वेरी डेंस टॉपिक. और इसी वजह से मैं उस डेंस टॉपिक में जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम इस टॉपिक से स्टार्ट करें. हम आज की क्लास में देखेंगे कि रिसर्च जो डिज़ाइन है वो क्या होता है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है. रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग, ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और फिर उसके बाद जो टफ टॉपिक है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब एक तरीके से हम कहते हैं कि थोड़ा सा मैथमेटिकल है. ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे को ये सारी चीज़ें बहुत आसान से समझ में आ जाएंगी. सैम्पलिंग क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है. तो इसी वजह से हम इसमें जाने से पहले, इसके अंदर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि डिज़ाइन क्या होता है और फिर हमें ये देखना है कि सैम्पलिंग क्या होता है. सैम्पलिंग करते वक्त फिर हम डेटा कलेक्शन में जाएंगे और डेटा कलेक्शन में भी हम अलग अलग मेथड को एक बार देखेंगे. और फिर उसके बाद हम फिर से आ जाएंगे हाइपोथेसिस में. हम फिर से देखेंगे कि हाइपोथेसिस में टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, एंड देन वी विल कंक्लूड विद द राइटिंग अ रिपोर्ट. और इस तरीके से हम पूरे जो स्टेप्स हैं उसको कवर अप करेंगे. जैसे ही हमारा टाइप्स कवर होगा, जैसे ही हमने टाइप्स कवर कर लिया जैसे ही हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च कवर करेंगे तो हम अपने बैक टू द सिलेबस आएंगे. और सिलेबस में हमें नेक्स्ट क्या करना है, सिलेबस में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च में वो है आपका थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, जिसको मैंने आपको शुरू में ही पहले बता दिया. थीसिस क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, डिसर्टेशन से कैसे अलग होता है. बट फिर भी हम एक बार ट्राई करेंगे, एक बार फिर से इसको देखेंगे कि थीसिस वर्सेस डिसर्टेशन क्या होता है. जब हम बार बार बोलते हैं थीसिस क्या है, डिसर्टेशन क्या है, इसको एक बार देखेंगे. और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको आता है वो है आपके साइटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन. तो आईसीटी इन रिसर्च इट्स अ न्यू टॉपिक जो कि हो सकता है अगर एनटीए अपना सिलेबस अपडेट करे तो वो इस टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसिस करेगा. अभी जो आप रिसर्च में क्वेश्चन देखोगे, जो आप मॉडर्न ट्रेंड, इस बार का जो क्वेश्चन आया था वो आपके साइटेशन से क्वेश्चन आया था. एपीए साइटेशन, एमएलए साइटेशन क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो उनको हम थोड़ा डेप्थ में लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं. तो अब हमारा क्या बच गया है, वी हैव ऑलमोस्ट कवर द 50% ऑफ आवर सिलेबस. जब स्टेप्स ऑफ रिसर्च खत्म होगा तो हमारा 70% सिलेबस खत्म हो जाएगा. और ये जो दो टॉपिक है इसमें हमारी 30% जाएगी. रिसर्च एथिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं बट यहाँ पे हमारा 10% है. 10% उससे हमारा रिसर्च कवर हो जाएगा. तो इस तरीके से हमने क्या किया है, रिसर्च के सिलेबस को डिवाइड करा है. हमने ऑलरेडी देख लिया है कि रिसर्च के क्या क्या फीचर्स होते हैं. हमने अलग अलग मेथड्स को बहुत डेप्थ में जा करके स्टडी किया है और ये हमने कवर अप कर लिया है. स्टेप्स ऑफ रिसर्च हमारा चल रहा है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम फाइंडिंग और लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, हाइपोथेसिस को हमने ऊपर से देखा है. आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि अगर मान लीजिए कि हम डिज़ाइन प्रिपेयर करना है, रिसर्च करना है, तो डिज़ाइन के टाइम पे क्या करते हैं, सैम्पलिंग क्या होता है, फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन क्या होता है, और फिर उसके बाद वी विल कंक्लूड विद द रिपोर्ट राइटिंग एंड देन वी विल कंक्लूड विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द रिसर्च. तो ये सारी आपके एनटीए के सिलेबस है जिसको हम कवर अप कर रहे हैं. एक जिस्ट में देना चाहती हूँ हर बार क्योंकि आपको अपने सिलेबस के आधार पे स्टडी करना है. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. हम टॉपिक पे आते हैं और आज का क्लास क्या है, आज का क्लास है आपका डिज़ाइन से संबंधित. ठीक है, डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन से संबंधित है. सो जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं, सो व्हाई वी नीड डिज़ाइन, रिसर्च में डिज़ाइन का क्या इंपॉर्टेंस है,
कि हम डिज़ाइन क्यों बनाते हैं। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें रिसर्च डिज़ाइन बनाने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों नहीं घुस जाते हैं रिसर्च में पहले से ही, क्यों हमें एक डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। आपने कभी अपने मम्मी को घर में सिलाई करते हुए देखा है? सिलाई करते हुए देखा होगा आपने, तो वो एक पेन लेकर के मार्क करती है कि मुझे यहाँ से कपड़ा काटना है, या फिर यहाँ से ये वाला कट निकालना है। या फिर कभी दर्जी को देखा होगा, तो दर्जी भी जो होते हैं, जो प्रोफेशनल दर्जी होते हैं, वो पहले मेजरमेंट, माप, ये सारी चीजें लेकर के चलते हैं और एक कागज पे, ठीक है, एक कागज पे वो क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एक न्यूज़पेपर लेके आते हैं और वो न्यूज़पेपर से बताते हैं कि इतना कपड़ा इधर से जाएगा, इतना कपड़ा इधर से जाएगा, और तब जाके ये आपका बनेगा। फिर वो क्या करते हैं, कट करके, और इससे वो क्या करते हैं, इसको स्टिच करते हैं। ये क्या है, इन्होंने पहले एक डिज़ाइन को कागज पे कट करके देखा, और फिर उसके बाद वो कपड़े, क्योंकि महंगे कपड़े होते हैं, बार बार उसको काट करके बर्बाद नहीं करोगे, और इस तरीके से वो क्या करते हैं, फिर नए कपड़े पे उसको बनाते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए, ये तो हो गए आपके डिजाइनर की बात है, ठीक है, मनीष मल्होत्रा या फिर गुची अरमानी की बात कर रहे हैं। और दूसरा हम देख लेते हैं आर्किटेक्चर की बात। मान लीजिए कि एक आर्किटेक्चर है और उसको एक प्रोजेक्ट मिला कि आपको क्या करना है, आपको जाकर के एक सिटी को प्लान करना है कि स्कूल में फील्ड कहाँ पे होना चाहिए, या फिर स्कूल में हॉस्पिटल कहाँ पे होना चाहिए। तो वो एक माइन्यूट, एक डायनेमिक ये बनाएगा, प्लान बनाएगा कि सिटी प्लान इस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि आपने चंडीगढ़ मॉडल देखा होगा। चंडीगढ़ मॉडल में क्या होता है, कहा जाता है इट्स वन ऑफ द मॉडर्न सिटी इन इंडिया, और वहाँ पे बाकायदा सब कुछ बताया गया था कि टाउन प्लानिंग कैसे होना चाहिए, रोड कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन की थी। तो डिज़ाइन क्या करता है, जब आप रिसर्च की बात करते हो तो डिज़ाइन भी एक तरीके का खाका होता है, जो आपको ये बताता है कि मुझे अपना रिसर्च किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, किस तरीके से, कहाँ पे क्या चीज़ें होगी, किस तरीके से मैं डेटा कलेक्ट करूँगा। ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन के थ्रू आपको धीरे धीरे समझ में आती है। तो डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है आपके रिसर्च में, क्योंकि ये क्या है, ये आपको एक आइडिया देती है कि मैं अपने टॉपिक को लेकर के कितना क्लियर हूँ। अगर मान लीजिए कुछ अगर ऊंच नीच होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन में ही एक बार देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आप रिसर्च में करते हो ना, तो हो सकता है जो कमियां हैं वो आप यहाँ पे नहीं दोहराओगे। तो इसी वजह से आप जब भी पीएचडी थीसिस करने जाते हो, तो एक डिज़ाइन आपके दिमाग में, एक फ्रेमवर्क रहता है कि मैं अपने रिसर्च को कुछ इस तरीके से करने वाला हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल जब आप थीसिस लिखते हो या फिर डेजर्टेशन लिखते हो, तो आप अपने सुपरवाइजर को डिज़ाइन बनाते हो, व्हाट इज़ योर रिसर्च डिज़ाइन, आपका रिसर्च डिज़ाइन क्या होना चाहिए। तो आप बताते हो कि मेरे मेरे रिसर्च में ये सारे टॉपिक हैं, और इस केस स्टडी को मैं पढ़ने वाला हूँ। वाई इस केस स्टडी को लेते हो ये बताते हो आप, क्या क्या मेरा डेटा कलेक्शन का सोर्स है, किन किन पे मैं सर्वे करने वाला हूँ, कौन कौन से लोग मेरे सैंपल होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप डेटा कलेक्शन करोगे तो क्या क्या टूल्स होगा, कौन कौन सी चीज़ होगी, ये सारी चीज़ों का आप ब्यौरा देते हो डिज़ाइन में। डिज़ाइन में आप ये भी बताते हो कौन कौन से मेजर लिटरेचर आप पढ़ोगे पूरे रिसर्च के दौरान। आपकी जो रिसर्च है वो कौन कौन से मेजर लिटरेचर को थीम मान के चलेगी। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आप क्या करते हो, डिज़ाइन में बनाते हो। डिज़ाइन में एक दिमाग में आपके फ्रेम बन जाता है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बन जाता है कि मैं अपना रिसर्च है वो किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो एक तरीके का गूगल मैप आप समझ लो कि आपके दिमाग में बन जाता है। जब आप लिटरेचर रिव्यू, मैंने आपको बताया था, जब आप लिटरेचर रिव्यू इतने सारे लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि मुझे किस तरीके से अपना रिसर्च आगे प्रोसीड करना है। और इन्हीं चीज़ों को आप डिज़ाइन के फॉर्मेट में लिखते हो कि यहाँ पे मैं डेटा कलेक्ट करूँगा, ये सब मेरे सैंपल होंगे, इस तरीके से मेरे डिज़ाइन होने चाहिए। इन सब का आप क्या देते हो, एक डिज़ाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हो। और ये डिज़ाइन अगर अप्रूव हो जाता है, जैसे आर्किटेक्चर अपने डिज़ाइन अप्रूव करते थे, तो वो आगे क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं। उसी तरीके से अगर ये आपका डिज़ाइन अप्रूव कर देते हैं आपके सुपरवाइजर, आपके इंटरव्यूअर, तो ये क्या हो जाता है, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो कि नाउ यू आर इन द राइट डायरेक्शन, आप अपने रिसर्च को प्रोसीड कीजिए। तो डिज़ाइन आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देता है कि मुझे अपने रिसर्च में, जहाँ पे आपकी फिजिबिलिटी देखी जाती है, आपका पूरा एक स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो एक चीज़ आप देखोगे, जब भी हम रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इट्स ऑलवेज शुड बी फ्लेक्सिबल। ये हमेशा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है।
और एक अच्छा रिसर्च डिजाइन फ्लेक्सिबल रिसर्च डिजाइन होना चाहिए। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय फ्लेक्सिबल? वेट, जब हम रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं, ठीक है, रिसर्च डिजाइन में मैं आपसे ये कह रही हूं कि जो भी रिसर्च डिजाइन आप कहोगे, ठीक है, जो भी रिसर्च डिजाइन आप बनाओ, जो भी आपकी रिसर्च डिजाइन हो, वो क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल यानी कि उसमें लचीलापन होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या है? आपके रिसर्च में लचीलापन होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है? ऑफकोर्स हमने बात की कि डिजाइन में आप सारी चीजों का रोड मैप, रिसर्च डिजाइन क्या है? इट्स अ फ्रेमवर्क, ठीक है, एक आप दृष्टिकोण देते हो कि मुझे आगे अपना रिसर्च कैसे करना है। एक फ्रेमवर्क है, एक रोड मैप है, जहाँ पे आप ये बताते हो कि मैं अपना डेटा कलेक्शन कैसे करूँगा, मैं अपनी सर्वे कैसे लेके जाऊंगी, या फिर आप बताओगे आपका सैंपल क्या है, आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आप कौन कौन से लिटरेचर यूज कर रहे हो। ये सारी चीज़ों के बारे में आप क्या करते हो? आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करते हो। बट ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? फ्लैक्सिबल होनी चाहिए। फ्लैक्सिबल इन द सेंस व्हाट? यानी कि जब हम इसमें बात करें तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि इसमें लचीलापन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? नॉट एग्जैक्टली। लचीलापन का मतलब ये होता है, एक होता है रिजिड रिसर्च डिजाइन और एक होता है आपका फ्लेक्सिबल। जो रिसर्च डिजाइन रिजिड हो जाता है, यानी कि उस दृढ़ है कि मैं यही क्या करूंगा, मैं यही डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्हीं को मैं लेके चलूंगा। तो जरूरी नहीं है कि आप मान लीजिए कुछ ऐसे रिसर्च को देख रहे हो, रिसर्च इज अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि आप मान के कुछ और चल रहे हो और आप डेटा कलेक्शन के बाद कुछ और फाइंड करते हो। तो वहां आपके पास इतना स्कोप होना चाहिए कि आप अपने रिसर्च में वैसे लिखो जैसा आपको दिख रहा है। ये नहीं कि मान लीजिए कि आपने जो हाइपोथेसिस माना था वो 5 लिटरेचर के आधार पर हाइपोथेसिस माना था, ये पढ़ करके आपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया और फिर उसके बाद जब आप डेटा कलेक्शन करने गए और सारे लिटरेचर पढ़े तो आपको कुछ अलग मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में मैंने ये सोचा था कि जो पंजाबी गाने होते हैं दे आर प्रमोटिंग वायलेंस, ये मैंने आपको हाइपोथेसिस मान के चला। बट जैसे जैसे मैं पंजाबी गाने को सुनने लगी, मुझे बहुत सारे ऐसे पंजाबी गाने मिले जिसमें वो पीस को प्रमोट कर रहे थे, यानी कि अब वायलेंस को हटा करके और गवर्नमेंट उसको क्या करे, सब्सिडाइज करिए कि आपको क्या करना है, पीस प्रमोट करने वाले गाने को आगे बढ़ाना है जिसमें पंजाब की ग्लोरी, इतिहास, इन सब का जिक्र हो। तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, वैसे गाने को, वैसे सिंगर को वो आगे बढ़ा रही है। जैसे मान लीजिए कि आपका काका हो गया या फिर बहुत सारे सिंगर जो है पंजाबी सिंगर, जो कि इनको क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रहा है कि आप पंजाब के ग्लोरिफिकेशन या फिर उनकी हिस्ट्री इनको प्रमोट कीजिए। मैंने कुछ और मान के चला था, मैंने ये मान के चला था कि सॉन्ग क्या कर रही है, वॉयलेंस क्रिएट कर रही है। बट मेरी जो रिसर्च है, मेरी जो फाइंडिंग है, मेरी जो डेटा है, वो मुझे कुछ और दिखा रही है, मुझे कंप्लीटली एक अपोजिट फिगर दिखा रही है। तो अब मुझे एक ऐसा डिजाइन शुरू में चाहिए था कि मेरी इस फाइंडिंग को भी वो क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर ले, वो पूरा जो आपका रिसर्च है वो उल्टा ना पड़े। तो इसी वजह से आपका जो डिजाइन होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इस तरीके से कि अगर आपका रिजल्ट मान लीजिए कुछ और आ जाता है या फिर कुछ और आपको दिखता है तो इन सबको क्या कर दे, अकोमोडेट कर दे। इसी वजह से हाइपोथेसिस ढेर 3-4 क्वेश्चन 2-3 ये सारी चीजें हम मान के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप ग्राउंड रियलिटी में कुछ और देख रहे हो तो वो आपको एक कंप्लीटली अपोजिट पिक्चर मिलेगा। जब आपका रिसर्च डिजाइन फ्लेक्सिबल रहेगा तो क्या होगा, तो आप हर चीज को अकोमोडेट कर लोगे, आपको बोलोगे ठीक है, आपने क्या किया, आपने इस तरीके से लिखा कि हमने क्या किया, आपने डिजाइन, डेटा कलेक्शन जो है या फिर जो सर्वे है, कुछ हो सकता है और भी ज्यादा लोगों को सम्मानित किया, या फिर आपकी जो रिसर्च डिजाइन है आप ये कहोगे कि मैंने जो स्टडी की थी वो 5 लोगों पे की थी, वो पूरे पंजाबी या फिर मैंने इस गांव में ही किया था, पूरे पंजाब में नहीं किया था। तो जब भी हम बात करते हैं डिजाइन की, रोड मैप, ये सारी चीजें, ये सब भी जो होता है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें लचीलापन आना चाहिए, ताकि आपका रिसर्च अगर उल्टा भी आए या फिर थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी आए वो अकोमोडेट हो जाए उसमें।
पूरे आपके एक पूरा जो रिसर्च है वो वेस्ट ना चला जाए। तो इसी वजह से क्या कहते हैं कि रिसर्च को हमेशा, डिज़ाइन को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप घर में कुछ व्यवस्था करते हो, ठीक है, घर में आप कुछ पार्टी या फिर कुछ मैनेजमेंट करते हो। अब आपके घर में इतना कुछ होना चाहिए कि अगर मान लीजिए बहुत सारे गेस्ट या फिर कुछ आपको अपोजिट कंडीशन मिले, फिर भी आप उसको क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। उसी को कहते हैं फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो जिस बच्चों का डिज़ाइन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, एडजस्टमेंट लाइक होता है, तो वो क्या कर लेते हैं, उनकी कंक्लूजन भी क्या होती है, थोड़ी सी सही होती है। और उनका डिज़ाइन, उनका जो कंक्लूजन होता है या पूरा जो प्रपोजल होता है वो एक तरीके से कुछ फाइंडिंग, कुछ कंक्रीट के साथ निकलता है। बट अगर आपका जो डिज़ाइन ही क्या है, पूरा एकदम स्ट्रिक्ट है कि यही मुझे देखना है, यही फाइंड करना है, यही सारी चीज़ें, यही, मैंने ये भी मान लिया कि सॉन्ग जो है हमेशा वॉयलेंस ही क्रिएट कर रहे हैं। अब बट फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि वॉयलेंस वाला कोई सॉन्ग है ही नहीं, तो मेरी क्या हो गई, मेरी रिसर्च पूरा फ्लॉप हो गई वहीं पे। तो इसी वजह से हमेशा क्या करना चाहिए, डिज़ाइन हमेशा क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब देखिए, ये तो बात हो गई डिज़ाइन के बारे में, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज कि कैसा होना चाहिए, हमने बात किया व्हाट, और रिसर्च डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं रिसर्च डिज़ाइन में, किन चीज़ों के बारे में हम रिसर्च डिज़ाइन में लिखते हैं। अब एक चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि मेरा डेटा ये होनी चाहिए, मेरा लिटरेचर रिव्यू ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम प्रपोजल में भी लिखते हैं, प्रपोजल में भी लिखते हैं। प्रपोजल जब आप पीएचडी करने जाओगे तो वो आपको प्रपोजल मांगते हैं, और ये सारी चीज़ें भी हम प्रपोजल में भी लिखते हैं। तो फिर ये रिसर्च डिज़ाइन और प्रपोजल में अंतर क्या हुआ, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रपोजल एंड रिसर्च डिज़ाइन। क्योंकि वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे भी आप एक रोड मैप देते हो कि मैं पीएचडी में जाऊँगा तो इस तरीके से इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहूँगा। वो पूछते हैं कि व्हाट्स योर प्रपोजल, व्हाट्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट्स योर मेथडोलॉजी। ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं डिज़ाइन में भी इनकी बात करते हो। तो दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रपोजल एंड रिसर्च डिज़ाइन, दोनों में अंतर क्या है। थिंक अबाउट दैट, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। क्योंकि आप सब ने बहुत बार डिज़ाइन प्रपोजल लिखोगे, आप अभी आप पीएचडी के लिए जाओगे, नेट क्लियर करोगे तो आप प्रपोजल डालोगे, प्रपोजल दोगे। तो प्रपोजल में भी क्या होता है, आप एक इंट्रोडक्शन, टॉपिक, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। जबकि डिज़ाइन में भी जब हम बात करें तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि इसमें भी कुछ कुछ ये सारे एलिमेंट होते हैं। दोनों में अंतर क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रपोजल की, जब हम प्रपोजल की बात करते हैं, प्रपोजल हमेशा क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे होता है। ये आप पीएचडी में एडमिशन लेते वक्त सबमिट करते हो, ये इनिशियल स्टेज पे होता है। और जब आप एडमिशन ले लेते हो या फिर जब आप मास्टर में, जब आपकी सुपरवाइजर कहते हैं कि हाँ जी ठीक है आप इस पे ये कर सकते हो, डेजर्टेशन लिख लेते हो, तब जाके आप क्या करते हो, डिज़ाइन क्रिएट करते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके टॉपिक सिलेक्शन और इसके बाद की कड़ी है, और ये आपकी शुरुआत की कड़ी है, ठीक है। तो ये हमेशा इनिशियल लेवल पे होता है, जबकि हम ये कहते हैं ये आपके अप्रूवल के बाद होती है। जब आपके सुपरवाइजर, जब आपके फॉर एग्जाम्पल जो मेंटोर होते हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया, तब जाके आप उस पर क्या करते हो, आप डिसाइड करते हो कि मैं इस तरीके से डिज़ाइन करने वाला हूँ। और उस डिज़ाइन को अप्रूव करने के बाद आप फिर उसके बाद डेप्थ में जा करके उसकी स्टडी करते हो। प्रपोजल इट्स ऑल अबाउट इनिशियल लेवल, जबकि ये क्या होता है, ये आपके अप्रूवल के बाद होती है। दूसरी जो इसमें अंतर आप देखोगे, इसमें आप हर चीज़ों को शॉर्ट में लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल आप मेथडोलॉजी को शॉर्ट में, क्योंकि अभी प्रपोजल में आप जनरली 5-6 लिटरेचर ये सारी चीज़ें पढ़ के जाते हो, तो ये बहुत ही शॉर्ट होता है। एक तरीके से हम कहें आपके 10, जब आप प्रपोजल करने जाओगे ना, यानी कि जब आप प्रपोजल लेके जाओगे तो ये नहीं माना जाता है कि आप पूरा लिटरेचर पढ़ के आओ। जनरली 10 और 20 लिटरेचर इज एनफ।
बट जब हम बात करते हैं डिज़ाइन में यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा जितना भी लिटरेचर है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, सबके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि 100 लिटरेचर भी पढ़ लेते हो, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे आपकी उस टॉपिक के बारे में डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जबकि यहाँ पे प्रिलिमिनरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी ठीक ठाक चलेगा, बट यहाँ पे आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब हम प्रपोजल की बात करते हैं, हम उसमें मेथडोलॉजी की सारी चीज़ें रखते हैं, फाइन। बट जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं, डिज़ाइन के अंदर आपको सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन किस तरीके से करोगे, सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सैम्पलिंग की भी बात की जाती है कि आप किस तरीके से सैंपल लोगे, जबकि यहाँ पे हम इन चीज़ों को सिर्फ मेथड के बारे में देखते हैं, थियरी के बारे में बात करते हैं, आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। जब हम डिज़ाइन में जाते हैं तो डिज़ाइन में हम डेटा कलेक्शन, कौन कौन से हमारे सैंपल होंगे, सैंपल फिजिबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन आपकी फिजिबिलिटी भी बताती है, प्रपोजल में भी आपकी फिजिबिलिटी देखी जाती है, बट ये इसके लास्ट का स्टेप है। ऐसा माना जाता है कि जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं, डिज़ाइन इज अ मोर ब्रॉडर टर्म, जबकि प्रपोजल क्या है, इट्स अ इनिशियल स्टेप ड्यूरिंग द योर रिसर्च। जब आप रिसर्च अप्रूव हो जाता है, प्रपोजल अप्रूव हो जाता है, तब उसके बाद आप डिज़ाइन के कड़ी में आते हो कि मुझे ये बनाना है। तो ये इसका क्या है, इट्स अ इनिशियल वर्जन। डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन का इनिशियल वर्जन आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका प्रपोजल। तो जब हम प्रपोजल की बात करते हैं, प्रपोजल इज द शॉर्ट प्रिलिमिनरी, ठीक है, जो कि आप ये बताते हो कि मैं फ्यूचर में किस तरीके से रिसर्च करूंगा, ये सारी चीज़ें बताते हो। जबकि हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन में सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, कि मुझे इस तरीके से सैम्पल करना है, ये मेरे डेटा कलेक्शन होंगे, ये सारी चीज़ें मैं ध्यान में रखूंगा। तो जब हम प्रपोजल की बात करेंगे, इट शुड बी श्योर शॉर्ट। तो एक चीज़ आपने नोटिस की, रिसर्च में जब हम बात करते हैं रिसर्च डिज़ाइन की, तो वहाँ पे हम एक चीज़ और बात करते हैं कि यहाँ पे हमारी सैम्पलिंग की बात की जाती है। यहाँ पे सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या होता है, सैम्पल की भी बहुत सारे आपको फ्रेमवर्क देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सैम्पलिंग भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी कि इसमें हर सैंपल को इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के। और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी कि जो हम अपने आसानी से अपने सुविधा के अनुसार से चुनते हैं, उसको कहते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कशन करेंगे, ये जो टाइप्स है इसको हम डेप्थ में करेंगे। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पल वर्ड क्या है, इसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, इसके भी आपको टाइप देखने को मिलेंगे, जैसे सिंपल रैंडम, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। और जब हम नॉन रैंडम में आते हैं उसको हम कहते हैं कन्वीनियंस। ये सारे टाइप्स को देखेंगे क्योंकि टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं सैम्पलिंग के अंदर। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टिल देन जस्ट कंटिन्यू रीडिंग द रिसर्च methodology. Thank you.